नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उपखंड के सबसे बड़े राजकीय अमृत कौर अस्पताल में जेब तराशी की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी हाल ही में कुछ समय पूर्व हुई जेब तराशी की घटना का अस्पताल प्रबंधन पता भी नहीं लगा पाया कि मंगलवार को एक और जेब तराशी का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार जालिया निवासी घीसी देवी पत्नी अलीफा मंगलवार को अपने इलाज के लिए ब्यावर राजकीय अमृत कौर अस्पताल आई थी। इस दौरान वह अस्पताल के कमरा नंबर 22 के बाहर खड़ी होकर डॉक्टर को दिखाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। किसी दौरान उसके पीछे खड़े एक युवक ने उसके कुर्ते की जेब में हाथ डालकर जेब में रखे रुपए निकालने का प्रयास किया। इस दौरान अचानक घीसी देवी को उसकी जेब में कुछ हलचल होने का आभास हुआ तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक युवक उसकी जेब तराशी का प्रयास कर रहा था। जानकारी के बाद घीसी देवी ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके चलते जेब कतरा युवक मौके से फरार हो गया। लेकिन वहीं उपस्थित गार्ड सत्यनारायण शर्मा ने स्थिति को भांपते हुए युवक का पीछा कर उसे पकड़ने का प्रयास किया। ड्यूटी गार्ड को जब अन्य रोगियों ने युवक के पीछे भागते देखा तो वहां उपस्थित रोगी परिजनों ने युवक को पकड़ लिया तथा उसे गार्ड शर्मा के हवाले कर दिया। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने घटना की सूचना सिटी थाना पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद अस्पताल पहुंची पुलिस को अस्पताल प्रबंधन ने उचक्के को पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़ित महिला घीसी देवी ने ड्यूटी पर तैनात गार्ड शर्मा को धन्यवाद दिया। घीसी देवी ने बताया कि ड्यूटी गार्ड की सजगता के कारण उसके कुर्ते की जेब में रखे 2000 रुपए चोरी होने से बच गए। एक जन अभी यहाँ पर लेडीज है घीसी देवी अहिला जाने की है ना। उसके जेब में किसी ने हाथ डाला, लड़का था, दो छोटे बच्चे थे, एक जना वो था, वो तो बच्चे होते सब बच गए है ना। उसका एक दूसरा होता उसको साथ में पकड़ा और पुलिस को हवाले कर दिया। सदर थाना क्षेत्र में अश्लील फोटो खींचने एवं दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मामले में पीड़ित महिला ने सदर थाना अधिकारी को एक लिखित शिकायत देकर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। पुलिस ने पीड़िता की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार उदयपुर रोड शिव कॉलोनी निवासी एक महिला ने बताया कि उसका पति भारतीय सेना में तैनात है। उसने बताया कि उसने कार चलाना सीखने के लिए गणेश कार ड्राइविंग स्कूल से संपर्क किया, जहां पर उसे 2200 रुपए में कार चलाना सीखना तय किया। पीड़िता ने बताया कि फीस तय होने के बाद कार ड्राइविंग स्कूल का कार चालक हुसैन रोज उसे कार चलाना सिखाना शुरू किया। उसने बताया कि कार चलाना सिखाने के बाद करीब 10 दिन बाद हुसैन उसके घर आया तथा बोला कि मुझे चाय पिला दो, मैं तुम्हें अच्छे से कार चलाना सिखा दूंगा। इस पर पीड़िता ने 2 कप चाय बनाई और टेबल पर रखकर टॉयलेट करने चली गई। पीड़िता का आरोप है कि इस दौरान हुसैन ने मेरी चाय में कोई नशीली चीज मिला दी। चाय पीने के दौरान उसे चक्कर आने लगे तो हुसैन ने उसके साथ जबरदस्ती करते हुए दुष्कर्म किया और इस दौरान उसने अश्लील वीडियो क्लिपिंग भी बना ली। पीड़िता ने बताया कि दूसरे जब आरोपी उसके घर आया तो उसने कार चलाना सीखने से मना कर दिया, जिस पर आरोपी ने उसे धमकाते हुए कहा कि तुम्हें मेरे साथ दोस्ती रखनी होगी, नहीं तो उसकी वीडियो क्लिपिंग उसके पति को भेज देगा, जिसके कारण तुम्हारा तलाक हो जाएगा। पीड़िता का आरोप है कि हुसैन पिछले 2.5 वर्ष से उसे चाकू की नोक पर तथा अश्लील फोटो पति को भेजने की धमकी देकर मुझे ब्लैकमेल कर उसका दहेज शोषण कर रहा है। साथ ही आरोपी ने उसके कंधे पर हाथ रखी एक फोटो उसके पति को भेज दी, जिसके कारण उसका पति उससे तलाक लेना चाहता है। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि आरोपी की हरकत की वजह से उसकी गृहस्थी खराब हो रही है। पीड़िता ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। 2.5 साल से मेरे से ऐसे गलत काम कर रहे हैं। हुसैन काटात गलत काम करिए जो मेरे साथ में है। अभी ब्यावर से गाड़ी सिखाने के लिए आई हो मेरे साथ आई 2200 रुपया दीदा ऑफिस में है। 2200 रुपया दे के गाड़ी सिखाई। हुसैन काटा मेरे को 2.5 साल से मेरे को बलात्कार के लिए गाड़ी में परेशान किया। मेरे को मैं मना किया, अब इसको मना किया तो मेरे को किया अच्छे से गाड़ी सीखूंगा तेरे को। फिर से मेरे फोटो खांस के मेरे को घर पे आया कि मेरे को चाय पिला दे, मैं तेरे को 11 बजे में है ना अच्छी गाड़ी सिखाऊंगा। 11 बजे आई हो गाड़ी लेकर तो मेरे को अच्छी गाड़ी सिखाने के लिए। जो आई थी मेरे पास उसने कहा कि मेरे साथ इस प्रकार ये गणेश मोटर ड्राइविंग से है, ब्यावर में कोई स्कूल ड्राइविंग कार सिखाते हैं। वहाँ को हुसैन काटा ड्राइवर नाम का कोई व्यक्ति है जो इसको पिछले 2.5 साल से ब्लैकमेल कर रहा है। इसकी असली फ़ोटो वगैरह भेज के इसके साथ बलात्कार वगैरह की घटना ऐसी इसने बताई पीड़िता ने।
इस आधार पर मैंने एक रिपोर्ट बना के CI सुरेंद्र सिंह जोधा जी को और क्या नाम SI साहब सुखराम जी को दी थी। तो उन्होंने अपने तत्परता से और कार्रवाई करते हुए मुलजिम को मौके से धर दबोचा। अजमेर जोन के नवनियुक्त संयुक्त निदेशक इंद्रजीत सिंह मंगलवार को ब्यावर पहुंचे। सिंह के संयुक्त निदेशक बनने के बाद पहली बार ब्यावर के राजकीय अमृत कौर अस्पताल पहुंचने पर PMO डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने उनका पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। इस दौरान संयुक्त निदेशक इंद्रजीत सिंह ने अस्पताल के CCU वार्ड, ट्रोमा वार्ड, मेल व फीमेल सर्जिकल व मेडिकल वार्ड, चिकित्सा कक्ष, एक्सरे विभाग तथा अस्पताल में सफाई व्यवस्थाओं के साथ साथ निःशुल्क दवा काउंटरों का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान PMO डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव, डॉक्टर दिलीप चौधरी, डॉक्टर SK सिंह तथा नर्सिंग अधीक्षक नरेंद्र शर्मा सहित अन्य चिकित्सा अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान सिंह ने प्रत्येक वार्ड में निरीक्षण करते हुए वार्ड अधीक्षकों को वहां की व्यवस्थाओं के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए उन्हें सुधार के तरीके भी बताए। उन्होंने अस्पताल के विभिन्न वार्डों में भर्ती रोगियों से भी उनकी कुशलक्षेम पूछते हुए व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी जुटाई। इस दौरान सिंह को अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर विभिन्न संगठनों की ओर से ज्ञापन दिया गया। इस दौरान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के माध्यम से संविदा पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों ने सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय एवं एरियर दिलवाने की मांग को लेकर सिंह को ज्ञापन दिया। इस दौरान सिंह ने अस्पताल में बने कोविड आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्थाओं के बारे में भी PMO श्रीवास्तव से जानकारी ली। निरीक्षण के पश्चात डॉक्टर सिंह ने PMO श्रीवास्तव द्वारा अस्पताल की व्यवस्थाओं पर संतोष जताते हुए उनकी कार्यशैली की भूरी भूरी प्रशंसा की। हॉस्पिटल विजिट करने के बाद इनका OPD है, MNDY है, लैब्स हैं और आपका MSCG विंग है। देखने के बाद यहाँ की सर्विसेज सेवाओं से मैं काफ़ी खुश हूँ कि यहाँ सर्विसेज और कुछ लोगों से भी बात की है तो प्रिलिमिनरी तो ये लग रहा है कि यहाँ सर्विस लोगों को अच्छी मिल रही है। आने वाले समय में यदि कुछ ऐसी लोगों की प्रॉब्लम आती है, कंप्लेंट्स आती हैं तो कोशिश करेंगे कि लोगों को अच्छी से अच्छी सेवाएँ मिले, क्योंकि हमारे अजमेर ज़िले का एज ए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल काउंट किया जाता है। तो हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की सेवाएं पूरी मिले यहाँ पर, कि बजाय लोगों को यहाँ से रेफ़र करने की बजाय उसको यदि स्पॉट पे यदि यहाँ सर्विस करीबी से यदि ग्रामीण क्षेत्र जितना भी यहाँ लगता है सर्विस मिलती है तो एक हम कहेंगे कि JLN के अलावा भी हम यहाँ एक अच्छी सर्विस देने में सफल रहेंगे, या हम और भी आने वाले समय में और भी कोशिश करेंगे कि सर्विसेज अच्छी मिले लोगों को। सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण से आमजन को जागरूक करने के लिए उपखंड प्रशासन के निर्देशन में शुरू नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत परिषद प्रशासन अब युद्ध स्तर पर मास्क वितरित कर लोगों को जागरूक करने में जुटा है। इसके तहत मंगलवार को सभापति नरेश कनौजिया व आयुक्त जब्बर सिंह के नेतृत्व में विभिन्न टीमों ने शहर के मुख्य बाजार व वार्डों में पहुंचकर लोगों को मास्क वितरित करने के साथ उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने व कोरोना के लिए सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की पालना करने के लिए जागरूक किया। उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान के निर्देशानुसार आयुक्त जब्बर सिंह ने परिषद के मंत्रालय कर्मचारियों की विभिन्न टीमों का गठन किया। प्रत्येक टीम में 3 सदस्य शामिल करते हुए आयुक्त ने उसे एक निश्चित क्षेत्र में लोगों को मास्क बांटने, पोस्टर चिपकाने सहित कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए। सभापति और आयुक्त के नेतृत्व में कार्यक्रम मंगलवार सुबह सब्जी मंडी से शुरू हुआ। इस दौरान आयुक्त ने परिषद अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ पहले मंडी में पहुंचने वाले किसानों और व्यापारियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान जिन लोगों ने मास्क नहीं लगा रखे थे उन्हें टीम की ओर से मास्क भी वितरित किए गए। इस अवसर पर मोहिंदर राय फुलवारी, मनोज शर्मा, गुलशेर खान, पार्षद वेदराज भाटी सहित अन्य कर्मचारी मौजूद थे। परिषद की ओर से गठित टीमों में बस स्टैंड क्षेत्र में राजस्व अधिकारी शमीम बानो, जुंझार सिंह और रवि परिहार ने, टीम नंबर 2 ने बस स्टैंड से भगत चौराहा क्षेत्र में मास्क बांटे। इसमें अतिक्रमण शाखा प्रभारी रतन सिंह पवार, अमित पंडित और अजय चावरिया शामिल थे। इसी प्रकार टीम नंबर 3 ने भगत चौराहा से सिटी सिनेमा क्षेत्र में गुलशेर खान और प्रमोद, टीम नंबर 4 में शामिल अब्दुल सलीम, राजेंद्र सिंह और नरेश कुमार ने सिटी सिनेमा से चांगेर क्षेत्र में, टीम नंबर 5 में शामिल सुरेश काठात, भानु पंडित और विकास ने चांगेर से माहेश्वरी छात्रावास, टीम नंबर 6 में कपिल शर्मा, उमर फारूक और रोशनी, शाखा प्रभारी राजेंद्र सिंह ने माहेश्वरी भवन से लोहरान चौपड़, टीम नंबर 7 में लेखा अधिकारी किशोर सुवासिया, सुनील जेठलिया और गौरवदीप कुमावत ने लोहरान चौपड़ से भारत माता सर्किल तक, टीम नंबर 8 में AN चिराग गोयल, योगेश कुमार और अरविंद सांगेला ने भारत माता सर्किल से अजमेरी गेट क्षेत्र,
टीम नंबर 9 में शामिल जयन, कपिल गोरा, कमलेश शर्मा और जितेंद्र ने अजमेरी गेट से भगत चौराहा क्षेत्र में मास्क बांटकर लोगों को जागरूक किया। इनके अलावा जमादारों की 20 टीमों ने भी आमजन को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए जागरूक करते हुए मास्क वितरित किए। उपखंड में पथरीली भूमि होने के कारण लोग खेती करने के बजाय पशुपालन से अपनी जीविका अर्जित करने का यत्न करते हैं, लेकिन अब काश्तकारों को कम खर्च पर अधिक मुनाफा प्राप्त करने के लिए नेपियर घास का विकल्प मिल गया है, जिसके तहत काश्तकार चारे के उपयोग में लाभ कमा सकता है। गन्ने की तरह दिखने वाली घास उपखंड के काश्तकारों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। इस खेती की शुरुआत उपखंड के मेड़िया पंचायत के शोपुरा गाँव निवासी विजेंद्र दगदी ने शुरू की। काश्तकार विजेंद्र दगदी ने बताया कि पहले वह फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन, लौकी आदि सब्जियों की बुवाई करते थे, लेकिन उसमें मुनाफा कम, मेहनत ज्यादा होती थी। इसके अलावा उक्त बुवाई पर मौसम की मार का डर रहता था। यदि अच्छी बुवाई हो भी जाए तो बाजार में भाव सही नहीं मिलता था। गोभी के बीज बाजार में 55 से 60 हजार रुपए किलो के हिसाब से मिलते हैं। 17 साल सब्जियों की खेती करने के बाद भी मुनाफा नहीं मिल रहा था, जिसके बाद कृषि विभाग के अधिकारियों में मोबाइल के माध्यम से नेपियर घास की खेती की जानकारी लेकर 1 वर्ष से इसकी खेती कर रहा है। नेपियर घास की खेती करने का ही नतीजा है कि 2 माह में ही सभी खर्च निकालकर 30 से 35 हजार रुपए का मुनाफा कमा रहा हूं। इसके अलावा इस खेती के लिए अन्य काश्तकारों को जागरूक करने के साथ ही इसके बीज भी काश्तकारों को उपलब्ध करवा रहा हूं। नेपियर घास काश्तकारों के लिए चारे का अच्छा विकल्प है। एक बार बुवाई करके 10 साल तक उत्पादन ले सकते हैं। सामान्य चारे के मुकाबले आधी लागत आती है और उत्पादन 2 गुना मिलता है। यह पशुओं के लिए ज्यादा पौष्टिक होती है। खास बात यह है कि इस घास के लिए उपखंड की जलवायु पूरी तरह से अनुकूल है। प्रति बीघा 500 से 600 गांठे के बीज की जरूरत होती है। बाजार में उपलब्ध नहीं है। इसकी गांठे केवल काश्तकार विजेंद्र दगदी के पास ही प्राप्त हो सकती है। कृषि विभाग कृषि पर्यवेक्षक राजू गेना व सुरेश जाट ने बताया कि चारे के लिए मक्का, ज्वार, बाजरा आदि से 1 हेक्टेयर में वर्ष में 700 क्विंटल तक चारा उत्पादन होता है, जबकि नेपियर घास 1 वर्ष में 2000 क्विंटल तक उत्पादन होता है। अन्य फसलों में 1 हेक्टेयर में नाइट्रोजन के लिए 120 किलो यूरिया, 150 किलो फास्फोरस, 70 किलो तक पोटाश की जरूरत होती है, जबकि नेपियर में यह सारे उर्वरक आधी से कम मात्रा में चाहिए। कृषि अधिकारी ने बताया कि नेपियर घास गर्म मौसम की फसल है। इसकी तेजी से पैदावार के लिए 31 डिग्री तापमान उपयुक्त है। इसके लिए हल्की चमकीली धूप व मिट्टी का pH 6 से 8 अच्छा माना जाता है। काश्तकार की ओर से इस खेती के लिए की गई पहल अच्छी है। अब विभाग अन्य काश्तकारों को इस बारे में प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा। अपनी अपनी मान्यता व आस्था के अनुरूप धार्मिक नगरी ब्यावर के नागरिकों को शहर के अनेक आराध्य देव उपलब्ध है, जहां पर अपने संस्कारों मनोभावों के अनुरूप अपने इष्ट देव का स्मरण कर उनकी पूजा करते हैं। उन्हीं में शामिल है अजमेर रोड स्थित झुंझुनू वाली रानी सती का दरबार दादी धाम मंदिर। अपनी स्थापना के समय से ही जन जन की आस्था का केंद्र बने इस धाम पर प्रतिदिन धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेकर धर्मलाभ प्राप्त करते हैं। मंदिर पुजारी कृष्ण कुमार झा के अनुसार शहर के समाज सेवी व भामर शाह मंगल परिवार की ओर से मंदिर के लिए भूमि उपलब्ध करवाने के बाद 6 अप्रैल 2003 को ध्वजारोहण के पश्चात 14 मई 2003 को भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। शिलान्यास के मात्र 2 वर्ष बाद ही मंदिर में 14 मई 2005 को भव्य प्राण प्रतिष्ठा की गई। रानी सती की मूर्ति के साथ साथ मंदिर में हनुमान जी तथा शिव परिवार की भी प्रतिष्ठा की गई। जब से दादीधाम बना है तब से दिनों दिन भक्तों की आस्था का केंद्र बनता जा रहा है। सभी जाति धर्म के श्रद्धालुओं का यहाँ नियमित आना धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है। मंदिर परिसर में पंडित नियमित व्यवस्था में लगे रहते हैं। मंदिर में प्रतिदिन 5 समय आरती होती है। आरती में भक्तों का रेला देखते ही बनता है। नवरात्रों के दौरान यहाँ पर नियमित कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दादी जी के चमत्कार कई भक्तों ने महसूस किए हैं। बाहर से आने वाले भक्तों के ठहरने की व्यवस्था के लिए अतिथि गृह निर्माण का कार्य चल रहा है। मालूम हो कि नवरात्र पर्व के दौरान मंदिर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें भक्तों की भारी तादाद आती है, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते सामूहिक रूप से कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए हैं।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जब अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात सती हो रही थी, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा को यह आशीर्वाद दिया कि अभी राजा परीक्षित तेरे गर्भ से पैदा होंगे, अतः तुम अभी सती मत हो, कलयुग में तुम्हारी घर घर पूजा होगी। इस तरह दादी जी का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। दादी धाम की मुख्य पीठ झुंझुनू में स्थापित है। जय दादी की झुंझुनू वाली रानी सती दादी जी को झुंझुनू से यहाँ ब्यावर में विशाल मंदिर बना और कैलाश जी अकोला वाले, गणेश प्रकाश जी बुदिया, मानक चंद जी जिंदल, मानक जी डानी, ये सब मिलके और एवं भक्त दादी भगत सब मिलके यहाँ पर विशाल मंदिर का निर्माण हुआ। 14 मई 2003 को यहाँ पर नींव की मुहूर्त हुई और स्नेहलता जी, राजेंद्र जी मंगल ने यहाँ पर मैं दादी परिवार न्यास को ज़मीन दिया और यहाँ पर मैं हर साल नवरात्रों की त्यौहार, हर तरह के पर्व जो है सो यहाँ पर में त्यौहार के रूप में मनाए जाते हैं। जय दादी की। श्री कैलाश जी अकोला के प्रयास से ब्यावर में आज दादी की स्थापना ये कैलाश जी के प्रयास से हुई। मानक जी धानी, मानक जी जिंदल, गणेश प्रसाद बुदिया, सुमन जी, इन्होंने सब ने मिलकर के दादी का अथक प्रयास कर करके इसको यहाँ स्थापना करवाई। आज उनको सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। झुंझुनू से दादी की जोत लाई गई, झुंझुनू से दादी का जोत लाई गई, वो एक बड़े हर्ष उल्लास से लाई गई। सारे ब्यावर में उसकी परिक्रमा करी गई। ये स्नेहलता जी मंगल ने ये मंदिर के लिए ज़मीन दी, इसलिए उनके हमें अदय प्रयास से उनकी आज मंदिर इतना बड़ा स्थापित हुआ है। उनकी हम हृदय से उनका हम सराहना करते हैं और सभी ने खूब पैसा दे करके, खूब समय दे करके आज इतना बड़ा मंदिर खड़ा किया है, इसलिए सबका हम आदर करते हैं। हर बार यहाँ में हर त्यौहार में मंदिर में खूब बढ़िया से मनाया जाता है। अभी तो माता जी के टाइम ठीक नहीं, इसलिए ऐसा है, नहीं तो खूब जोर से डांडिया रोड मनाते हैं। भगवान सबको कि कोरोना महामारी के कारण थोड़ा कमती हो रहा है, लेकिन सबका बड़ा अलग प्रयास है। देश में फैल रहे कोरोना वायरस से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं सरकार की ओर से आमजन को कोरोना वायरस से बचाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाकर जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बावजूद आमजन के साथ ही सरकारी कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारी लापरवाहीपूर्ण रवैया अपनाए हुए हैं। इसी का नतीजा है कि रोडवेज बसों में बैठने वाले यात्री बिना किसी जाँच के सफर कर रहे हैं। मुख्यालय ने अनलॉक के बाद रोडवेज बसों का संचालन करने के साथ ही यात्रियों की सुरक्षा के लिए सीट टू सीट यात्री बैठाने के साथ ही परिचालकों को थर्मल स्क्रीनिंग मशीन दी गई थी, जिससे बस में सफर करने वाले की जांच करने के बाद ही उसे बैठाया जाए। लेकिन ब्यावर आगार की ओर से संचालित बसों में परिचालक मुख्यालय के आदेशों को दरकिनार करते हुए आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मालूम हो कि ब्यावर आगार को मुख्यालय की ओर से 40 थर्मल स्क्रीनिंग मशीनें आवंटित हुई थी, जिसमें से 10 मशीनें खराब हो रखी है। इसमें से आगार प्रबंधन ने एक कर्मचारी की ड्यूटी बस स्टैंड के मुख्य गेट पर मशीन देकर लगाई हुई, जो परिसर में आने वाले लोगों की जांच करता है। इसमें कई बार यात्री व परिजन जांच से रह जाते हैं। ऐसे में परिचालक की लापरवाही के कारण वह बसों में बैठ रहे हैं। इसके अलावा बीच राह में बैठने वाले यात्रियों की भी जांच परिचालक नहीं कर रहे हैं। आलम यह है कि परिचालक अपने पास मशीन तक नहीं रखते हैं। परिचालकों का कहना है कि यात्रियों की जांच कर बैठाने में समय खराब होता है। आगार प्रबंधक RS राजावत ने बताया कि ब्यावर आगार में 40 थर्मल स्क्रीनिंग मशीनें आई है, जिनमें से 10 मशीनें खराब हो चुकी है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए परिचालकों को सख्त हिदायत दी गई है कि वह यात्री की जाँच करने के बाद ही बस में बैठाए। यदि कोई परिचालक ऐसा नहीं कर रहा है तो उसकी जांच करवाई जाएगी। उधर खराब मशीनों को लेकर मुख्यालय को सूचित किया जा चुका है और मशीनें भेजी भी जा चुकी है। शीघ्र ही मशीनें ठीक होकर आने वाली है। मशीनें आने के बाद पुनः परिचालकों को दे दी जाएगी। हालांकि वर्तमान में बस स्टैंड के मेन गेट पर यात्रियों की जांच की पुख्ता व्यवस्था की गई है। थर्मल स्कैनिंग मशीन जो ब्यावरागार में और सभी परिचालकों को दे रखी है। एम गेट पे भी ब्यावरागार के जो CBF का जो बस स्टैंड का गेट है वहाँ भी कर्मचारी लगा रखा है मैंने, उसको भी थर्मल स्क्रीनिंग दी है।
कुछ थर्मल स्कैनिंग मशीन की जो खराब थी, जो जानकारी प्राप्त हुई थी, उस संबंध में मुख्यालय को अवगत करा दिया गया है और उस संबंध में उनको बदलने के लिए फिर मानसून नियोजन मुख्यालय कर दिया गया। इस संबंध में मालूम कराऊंगा, ये उनका भी ये आदेश है, मुख्यालय का आदेश है, इसकी कार्रवाई तो करनी ही है कि इनका परिचालकों को भी प्रत्येक जो यात्री यात्रा कर रहे हैं उनकी थर्मल स्कैनिंग की तरह जाँच करके बैठे और यहाँ मुख्यालय में भी जहाँ स्टैंड पे आ रहे हैं उसके लिए भी यही निर्देश है कि यहाँ गेट पे पहले जो यात्री आ रहे हैं उनको चेक करके ही अंदर आने दें। उपखंड में एसडीएम श्वेता चौहान के निर्देशन में कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को वार्ड संख्या 34, 35 व 36 के हेड़ा अस्पताल के पास जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अभियान प्रभारी शरभ टंडन के अनुसार महामारी की इस विकट घड़ी में संक्रमण से बचने के लिए स्वयं को स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इस हेतु सभी संकल्प ले कि स्वयं तथा आमजन के जीवन की रक्षा के लिए मास्क पहनते हुए सरकारी गाइडलाइन की पालना करेंगे। साथ ही मास्क लगाने को अब अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे ताकि कोरोना महामारी से जंग जीत सके। कार्यक्रम के दौरान नगर परिषद ब्यावर की ओर से सुंदर, आकर्षक व ज्ञानवर्धक रोड पेंटिंग बनाकर लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान नगर परिषद आयुक्त जब्बर सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के तहत मानवता की सेवा में अपनी जिम्मेदारी समझकर अपना यथासंभव सहयोग प्रदान करें। इस दौरान उन्होंने उपस्थित सभी को स्वच्छता व संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने की शपथ दिलाई। अभियान सह प्रभारी कल्याणमल सोनल ने कोरोना संक्रमण के लक्षण, बचाव तथा होम आइसोलेट के बारे में जानकारी देते हुए सरकारी गाइडलाइन की पालना करने की नसीहत दी। कार्यक्रम के दौरान वार्ड 34 के पार्षद नैनूराम देवड़ा, 35 के जितेंद्र राठौर तथा 36 की पिंकी कुमावत, पूर्व पार्षद प्रकाश परिहार, भागचंद फुलवारी, सरस्वती शर्मा, स्वास्थ्य निरीक्षक हरिराम लखन, सूरज काठार, कपिल शर्मा, भानु प्रताप, सुमन, रघुनाथ परियार, सह प्रभारी खीमराज कटारिया, जमादार संतोष तेजी, सह जमादार ओम प्रकाश तेजी, गोपाल गोयल, प्रेरणा फाउंडेशन के कार्यकर्ता डॉक्टर चेतन सेन, रजत चौहान, लता शर्मा, पूजा सेन, मोनिका हल्द्वानिया तथा वार्डवासी उपस्थित थे। शहर के छावनी क्षेत्र में स्थित एक निजी कंपनी के मोबाइल टावर में मंगलवार शाम को अचानक आग लग गई। मोबाइल के ऊपरी पैनल में अचानक लगी आग के कारण क्षेत्र में धुआं उठने लगा। टावर से उठते धुएं को देखकर आसपास के लोग सहम गए। क्षेत्र के जागरूक लोगों ने आग की घटना की जानकारी नगर परिषद के अग्निशमन विभाग को दी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान करीब 2 घंटे तक संबंधित मोबाइल कंपनी के उपभोक्ताओं को नेटवर्क संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार छावनी क्षेत्र की दुर्गा कॉलोनी निवासी लक्ष्मण वाला के बाड़े में एक निजी कंपनी का मोबाइल टावर लगा हुआ है। बताया जा रहा है मंगलवार शाम 4 बजे करीब टावर के ऊपरी पैनल में पक्षी के बैठने के दौरान शॉर्ट सर्किट होकर आग लग गई। ये जियो टावर पे करीबन 4 बजे के लमसम पक्षी वगैरह ऊपर बैठक है और उससे तार वगैरह शॉर्ट सर्किट हुआ, उसकी वजह से आग लग गई जियो टावर। खनन विभाग ने अवैध बजरी खनन व परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक अवैध बजरी से भरा ट्रैक्टर जब्त किया है। विभाग के अधिकारियों ने जब्त ट्रैक्टर को सिटी थाने में खड़ा कर दिया है। खनन विभाग के अधिकारी के अनुसार शहर में हो रहे अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है, जिसके तहत मंगलवार को सुबह कॉलेज रोड पर कार्यवाही करते हुए अवैध बजरी परिवहन करते हुए अवैध बजरी से भरा एक ट्रैक्टर जब्त किया है। अब पकड़े गए ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी। मालूम हो कि राज्य सरकार की ओर से बजरी के खनन पर रोक लगाने के बाद भी उपखंड क्षेत्र सहित आसपास के अन्य कस्बों में धड़ल्ले से अवैध रूप से बजरी का खनन किया जा रहा है। अवैध रूप से लाई जा रही इस बजरी को खनन माफिया मुंह मांगे दामों में शहरी क्षेत्र के विभिन्न पक्के निर्माणकर्ताओं को बेचकर चांदी कूट रहे हैं। कोविड-19 जन आंदोलन के अजमेर जिला प्रभारी और रुड़सिको के अधीक्षण अभियंता राजेंद्र आहूजा मंगलवार को ब्यावर पहुंचे, जहां उन्होंने परिषद प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे अभियान के बारे में जानकारी ली और मौका निरीक्षण किया। कार्यालय अधीक्षक मोहिंदर राय फुलवारी ने बताया कि सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शुरू किए गए जन आंदोलन के तहत परिषद प्रशासन की ओर से भी विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित कर आमजन को जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए मास्क का वितरण, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने, बार बार हाथ धोने आदि के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए रुड़सिको के अधीक्षण अभियंता को सरकार ने इस अभियान के लिए अजमेर जिले का प्रभारी नियुक्त किया। इसके तहत वे मंगलवार दोपहर को विजयनगर में निरीक्षण के बाद ब्यावर पहुंचे, जहां आयुक्त जब्बर सिंह व कार्यालय अधीक्षक मोहिंदर राय फुलवारी ने उन्हें परिषद प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रम की जानकारी दी।
इसके बाद उन्होंने मौके पर जाकर निरीक्षण भी किया और लोगों से परिषद द्वारा चलाए जा रहे अभियान के बारे में जानकारी भी ली। विजयनगर प्राइवेट बस स्टैंड पर आयुक्त झब्बर सिंह, मोहिंदर राय फुलवारी, मनोज शर्मा, हरिराम लखन, कन्हैयालाल शर्मा तथा देवीलाल टाक। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत नगर परिषद में गठित हुई टीम में शहरी क्षेत्र में मास्क वितरण के साथ फैलाई जा रही है जागरूकता। नवनियुक्त जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह पहुंचे ब्यावर, एकेश का निरीक्षण करते हुए दिए आवश्यक दिशा निर्देश। अमृतपुर अस्पताल में फिर हुई जेब तराशी की घटना, ड्यूटी गार्ड ने उचक्के को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। और बिना थर्मल स्क्रीनिंग के यात्री रोडवेज बसों में कर रहे हैं सफर, रोडवेज परिचालक नहीं कर रहे आदेशों की पालना।